आज की इस गहरी चर्चा में हम जिन नोट्स और रिसर्च पेपर्स के स्टैक में गोता लगाने वाले हैं, वो पहली नज़र में हम बिल्कुल अलग-अलग दुनिया के लग सकते हैं। मतलब एक तरफ हमारे पास आधुनिक कॉर्पोरेट मैनेजमेंट की किताबें हैं, दूसरी तरफ न्यूरोसाइंस यानी मस्तिष्क विज्ञान के कुछ भारी भरकम पर्चे हैं। और साथ ही भगवान बुद्ध की प्राचीन शिक्षाओं और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण भी है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सभी को एक ही धागे में पिरोया गया है और इस पूरी अवधारणा को जो नाम दिया गया है वो है न्यूरो अम्बेडकरिज्म। जी, न्यूरो अम्बेडकरिज्म। जब मैंने पहली बार ये शब्द पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कोई बहुत ही जटिल एकेडमिक थ्योरी होगी। लेकिन जैसे जैसे हम इसे खोलेंगे ये साफ हो जाएगा कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे गुस्से, हमारी चिंताओं और समाज को देखने के हमारे नजरिए से कितनी गहराई से जुड़ा है। ये वाकई एक बहुत ही आकर्षक विषय है। हम अक्सर विज्ञान, इतिहास और दर्शन को अलग-अलग खानों में रखकर देखते हैं। मतलब हमें लगता है कि जो चीज़ लैबोरेटरी में हो रही है, उसका किसी सामाजिक आंदोलन से क्या लेना देना। सही कहा। या फिर जो बातें हजारों साल पहले किसी पेड़ के नीचे बैठकर कही गई, वो आज के कॉर्पोरेट ऑफिस की मीटिंग्स में कैसी लागू हो सकती हैं। एग्जैक्टली लेकिन आज हम जिस रिसर्च पर बात कर रहे हैं, वो इन सभी दीवारों को तोड़ देती है। ये हमें दिखाती है कि इंसानी दिमाग की वायरिंग कैसे काम करती है, उस वायरिंग को कैसे बदला जा सकता है और सबसे बड़ी बात, उस बदलाव का इस्तेमाल सिर्फ अपनी मानसिक शांति के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर समाज बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में एक ऐसा शब्द है जो आजकल हर जगह सुनने को मिल जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, या जिसे हम भावनिक बुद्धिमत्ता कहते हैं। ईआई। अगर हम 1990 के दशक के उन शुरुआती शोधों को देखें जहां पीटर सैलोवे और जॉन मेयर जैसे मनोवैज्ञानिकों ने पहली बार इस पर बात की थी और फिर बाद में डैनियल गोलेमन ने इसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया, तो एक बात बिल्कुल साफ होती है। अक्सर लोग आईक्यू और ईआई को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। बहुत ज्यादा। आईक्यू तो सीधा सा है कि कोई कितना स्मार्ट है, कितनी जल्दी गणित का सवाल हल कर सकता है या लॉजिक लगा सकता है। लेकिन ईआई का दायरा बिल्कुल अलग है। ये भावनाओं को समझने और उन्हें दिशा देने की कला है। सही कहा आपने। और डैनियल गोलेमन ने उसे बहुत ही शानदार तरीके से 5 हिस्सों में बांटा है। पहला है स्व जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब है ठीक उसी पल अपनी भावनाओं को पहचान लेना जब वो पैदा हो रही हों। मतलब जैसे ही गुस्सा आए उसे पकड़ लेना। हाँ, जैसे अगर कोई बात चुप गई है तो खुद से ये कह पाना कि हाँ, मुझे इस वक्त बुरा लग रहा है या गुस्सा आ रहा है। ये सुनने में आसान लगता है लेकिन असल में बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। दूसरा हिस्सा है स्वनियमन या सेल्फ रेगुलेशन। ये उस भावना पर ब्रेक लगाने की क्षमता है। तीसरा है प्रेरणा या मोटिवेशन, अपनी ऊर्जा को एक सही लक्ष्य की तरफ मोड़ना। और बाकी के 2 हिस्से दूसरों से जुड़े हैं, सहानुभूति यानी एम्पैथी, जहां हम दूसरों की जगह खुद को रखकर उनकी भावनाओं को समझते हैं। और आखिर में सामाजिक कौशल या सोशल स्किल्स, जो हमें लोगों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करता है। लेकिन एक बात बताइए, ये सब थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब सफल लीडर्स की सफलता में ईआई की 85% भूमिका होती है, ये डेटा भी बहुत शानदार है। पर जब असल जिंदगी में चीजें खराब होती हैं, मान लीजिए कोई ऑफिस में है और बॉस ने सबके सामने बिना किसी गलती के उस पर चिल्ला दिया, तो उस वक्त ये सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन कहाँ चले जाते हैं? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। उस वक्त तो बस यही मन करता है कि अब या तो पलटकर जवाब दे दें या फिर नौकरी छोड़ दें। क्या वाकई उस गर्मागर्मी में पांचों चीजें काम कर पाती हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और यहीं पर मनोविज्ञान से आगे बढ़कर न्यूरोसाइंस यानी मस्तिष्क विज्ञान की एंट्री होती है। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि जब बॉस चिल्लाता है और इंसान तुरंत पलटकर जवाब देने का सोचता है, तो असल में वो इंसान फैसले नहीं ले रहा होता। तो कौन फैसले ले रहा होता है? उसके दिमाग का एक बहुत ही खास हिस्सा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। देखिए, हमारे दिमाग के लिम्बिक सिस्टम के अंदर बादाम के आकार का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे अमिगडाला कहते हैं। अमिगडाला यानी हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम। बिल्कुल सटीक। अमिगडाला को एक सिक्योरिटी अलार्म की तरह समझ सकते हैं। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था और सामने कोई शेर आ जाता था, तो ये अमिगडाला ही था जो अलार्म बजाता था कि भागो या लड़ो, फाइट और फ्लाइट। अच्छा, तो वो सर्वाइवल के लिए था। हाँ, इसके पास सोचने का समय नहीं होता। ये तुरंत शरीर में हार्मोन्स रिलीज कर देता है। लेकिन समस्या ये है कि आज हमारे सामने शेर नहीं आते, बल्कि बॉस का एक कड़क ईमेल आता है और अमिगडाला को
ईमेल और शेयर में फर्क नहीं पता। एग्जैक्टली वो आज भी उसी तरह अलार्म बजाता है और हमें आक्रामक कर देता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब जब कोई गुस्से में आकर कोई ऐसा मैसेज टाइप कर देता है जिसका बाद में पछतावा होता है, तो वो अमिगडाला का किया धरा है। हमारे नोट्स में इसके लिए एक बहुत ही सटीक शब्द इस्तेमाल किया गया है, अमिगडाला हाईजैक। जी, अमिगडाला हाईजैक। जब अलार्म इतनी जोर से बजता है कि दिमाग का वो हिस्सा जो तर्क और लॉजिक का काम करता है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो कुछ समय के लिए शटडाउन हो जाता है। एक तरह से अमिगडाला पूरे दिमाग को अगवा कर लेता है। एकदम सही कह रहे हैं आप। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का सीईओ है। ये नतीजों के बारे में सोचता है, प्लानिंग करता है और सही गलत का फैसला करता है। लेकिन जब अमिगडाला हाईजैक होता है तो ये सीईओ अपनी कुर्सी से हटा दिया जाता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित करने का पूरा विज्ञान यही है कि हम अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच एक मजबूत रास्ता तैयार करें, ताकि जब अलार्म बजे तो सीईओ तुरंत उस अलार्म को बंद करके हालात को संभाल सकें। बिल्कुल। पर क्या ऐसा करना सच में मुमकिन है? क्योंकि जब अमिगडाला हाईजैक होता है तो वो तो बस एक पल का रिएक्शन होता है। क्या 1 सेकंड के अंदर हम अपने दिमाग के सीईओ को वापस कुर्सी पर बैठा सकते हैं? यहीं पे आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी खोजों में से एक सामने आती है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। पहले माना जाता था कि एक उम्र के बाद दिमाग की बनावट बदल नहीं सकती। हाँ, कि जो इंसान बचपन से गुस्सैल है वो जिंदगी भर वैसा ही रहेगा। बिल्कुल। लेकिन एमआरआई स्कैन से ये साबित हो चुका है कि ये सच नहीं है। दिमाग प्लास्टिक की तरह है, इसे ढाला जा सकता है। आप अपने दिमाग को जिम ले जा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को पहचानने और उन्हें कंट्रोल करने की बार-बार प्रैक्टिस करता है, तो अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच के न्यूरल कनेक्शंस यानी तंतुओं का जाल शारीरिक रूप से मोटे और मजबूत हो जाते हैं। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जिसके साथ इंसान पैदा होता है। ये एक स्किल है जिसे मेहनत से सीखा जा सकता है। 100%। ये बात वाकई बहुत उम्मीद जगाती है। लेकिन यहाँ इस चर्चा का एक नया पहलू सामने आता है। आज के वैज्ञानिक जो बातें एमआरआई मशीनों में देखकर बता रहे हैं, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि ये प्रैक्टिस हजारों साल पहले से मौजूद थी। हमारे रिसर्च नोट्स सीधे तौर पर इस पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से जोड़ते हैं। और ये जुड़ाव कोई जबरदस्ती का नहीं है, बल्कि बहुत ही स्वाभाविक है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें और बुद्ध के सबसे मशहूर उद्धरण को याद करें, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। ये डैनियल गोलेमैन के सेल्फ अवेयरनेस सिद्धांत का सबसे प्राचीन रूप है। हाँ, बिल्कुल। जब बुद्ध ने लोगों को अपने मन और विचारों को देखने के लिए कहा, तो वो असल में उन्हें अपने अमिगडाला को समझने का तरीका बता रहे थे। और नोट्स में बुद्ध के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का जो विश्लेषण है वो बहुत प्रासंगिक लगता है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प की बात की गई है। अगर इसे न्यूरोसाइंस की भाषा में कहें तो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करने की ट्रेनिंग ही तो है। जी। और सबसे खास बात जो इस रिसर्च में बताई गई है वो है माइंडफुलनेस, जिसे पाली भाषा में सती कहा गया है। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, ये वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद रहने की कला है। बिल्कुल। जब हम विपस्सना ध्यान की बात करते हैं तो वो असल में क्या है? ये अपने शरीर और मन में उठने वाली भावनाओं को बिना किसी फैसले के, बिना जजमेंट के सिर्फ देखना है। जैसे एक दृष्टा बनकर देखना। हाँ, जब कोई ध्यान करता है और उसे गुस्सा आता है, तो वो उस गुस्से में बह नहीं जाता। वो बस ये देखता है कि अच्छा मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे शरीर का तापमान बढ़ रहा है। जब वो ऐसा करता है तो वैज्ञानिक तौर पर वो अपने अमिगडाला को शांत कर रहा होता है और अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय कर रहा होता है। मतलब ध्यान कोई जादू या केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है। ये मस्तिष्क की वायरिंग को बदलने की एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इस रिसर्च में बुद्ध का एक और विचार है जो बहुत गहराई तक जाता है। गुस्सा जहर है, पीने वाला खुद मरता है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। अगर हम बॉस वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो जब हम गुस्से में उबल रहे होते हैं तो बॉस का कुछ नहीं बिगड़ता। हम अपने ही शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स का सैलाब ले आते हैं। बुद्ध हमें उस जहर को पहचानने और उसे बाहर निकालने की तकनीक दे रहे थे। और यही वो बिंदु है जहां ये पूरी चर्चा एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है।
अभी तक हमने जो भी बात की, चाहे वो डैनियल गोलेमन का ईआई हो, न्यूरोसाइंस का एमिगडाला हो या बुद्ध का माइंडफुलनेस, ये सब एक व्यक्ति के निजी शांति और सफलता तक सीमित लगता है। सही बात है। लेकिन क्या होगा अगर इस व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता को उठाकर एक पूरे समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया जाए? यहीं पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जीवन और उनके विचार इस पूरी तस्वीर में एक नए रंग की तरह उभरते हैं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मेरा मतलब है, डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्हें हम भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी के रूप में जानते हैं, उनके संघर्ष को अक्सर राजनीतिक या कानूनी नजरिए से देखा जाता है। जी। लेकिन इस रिसर्च में उनके जीवन को सामाजिक भावनात्मक बुद्धिमत्ता या सोशल इमोशनल इंटेलिजेंस के चश्मे से देखा गया है। जब हम उस समाज के बारे में सोचते हैं जिसमें वो पले बड़े, जहां उन्हें लगातार भेदभाव, छुआछूत और अपमान का सामना करना पड़ा, तो न्यूरोसाइंस के नजरिए से सोचे कि उनके दिमाग पर क्या बीत रही होगी। ये कल्पना करना भी सिहरन पैदा कर देता है। जब किसी व्यक्ति या पूरे समाज को रोजमर्रा के जीवन में लगातार अपमानित किया जाता है, तो उसे सामाजिक आघात या सोशल ट्रॉमा कहते हैं। विज्ञान बताता है कि इस तरह का लगातार ट्रॉमा इंसान के एमिगडाला को हर वक्त हाई अलर्ट पे रखता है। वो इंसान हमेशा एक तरह के स्ट्रेस और खतरे में जीता है। ऐसी स्थिति में इंसान के लिए नफरत, गुस्सा या हताशा से भर जाना बहुत ही स्वाभाविक बायोलॉजिकल रिएक्शन है। बिल्कुल। अगर अमिगडाला हाईजैक का कोई सबसे सटीक कारण हो सकता है, तो वो पीढ़ियों तक चलने वाला ऐसा ही अन्याय है। किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, कोई भी हथियार उठा लेना चाहेगा या फिर हार मानकर बैठ जाएगा। लेकिन यहीं पे भावनिक सहनशीलता यानी रेजिलियंस की बात आती है। हाँ, बाबा साहब का जीवन ईआई के प्रेरणा और स्वनियमन का एक मास्टर क्लास है। उन्होंने इस निरंतर ड्रामा को अमिगडाला हाईजैक में नहीं बदलने दिया। उन्होंने अपने गुस्से को महसूस किया, उसे समझा, लेकिन उसे बेकाबू होकर फूटने नहीं दिया। सही कहा। इसके बजाय उन्होंने अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का इस्तेमाल किया और उस ऊर्जा को एक ऐसे संघर्ष में बदल दिया जो कानून, शिक्षा और संविधान के जरिए लड़ा गया। ये एक बहुत ही असाधारण बात है। अन्याय का सामना करते हुए अपने गुस्से को नियंत्रित करना और फिर अपने विरोधियों के प्रति भी एक तरह की करुणा और तार्किक दृष्टिकोण रखना, ये सामाजिक ईआई का सबसे उच्चतम स्तर है। डॉक्टर अंबेडकर का वो मशहूर विचार याद है, शिक्षा सिंह की शक्ति देती है। जी बिल्कुल। इसे कई बार सिर्फ किताबी ज्ञान या आईक्यू से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन रिसर्च के नोट्स एक अलग नजरिया देते हैं। यहाँ शिक्षा का मतलब सिर्फ लॉजिक नहीं है, बल्कि ये ईआई यानी सहानुभूति और नियंत्रण को भी दर्शाती है। ये जानना कि उस शक्ति का उपयोग कब, कहाँ और किस तरह से करना है ताकि समाज का निर्माण हो सके। ये नजरिया सच में बहुत अलग है और शायद यही कारण है कि 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने अपनी किताब बुद्ध और उनका धम्म में भावनिक समानता और सामाजिक सद्भावना पर जोर दिया। ऐसा लगता है कि वो समझ गए थे कि अगर एक पूरे समाज को सदियों के ट्रॉमा से बाहर निकालना है, तो सिर्फ कानूनी अधिकार काफी नहीं होंगे। उन्हें मानसिक और भावनात्मक आजादी की भी जरूरत होगी। उन्हें अपने अमिगडाला के दर्द को शांत करने और एक नए समाज के निर्माण के लिए माइंडफुलनेस की जरूरत थी। एकदम सही। और इसी संगम को इस पूरी रिसर्च में न्यूरो अम्बेडकरिज्म का नाम दिया गया है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। न्यूरोसाइंस हमें हार्डवेयर समझाता है कि हमारे दिमाग के अंदर डर, गुस्सा और तर्क कैसे काम करते हैं, और भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें ध्यान और माइंडफुलनेस के जरिए उस हार्डवेयर को नियंत्रित करना सिखाती हैं। और अंत में बाबा साहब अंबेडकर इस नियंत्रण का, इस इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सामाजिक बदलाव के लिए करते हैं। इसी संगम को स्रोत में न्यूरो अम्बेडकरिज्म कहा गया है। बिल्कुल। ये एक तरह का आहा मोमेंट है। हमने कॉर्पोरेट ईआई से शुरुआत की थी, जहां फोकस सिर्फ इस बात पर होता है कि ऑफिस में कैसे टिके रहें या अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं। लेकिन ये चर्चा इस अवधारणा को बहुत बड़ा बना देती है। जी, ये हमें बताता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस केवल खुद को शांत रखने का टूल नहीं है। हाँ, ये अपने मस्तिष्क को फिर से प्रोग्राम करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक शक्तिशाली हथियार है। चाहे कोई व्यक्ति काम का तनाव झेल रहा हो या किसी बड़े सामाजिक उद्देश्य के लिए काम कर रहा हो, ये जानकारी हम सबके लिए बहुत ही काम की है। बिल्कुल। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। हमारी बायोलॉजी हमारी नियति नहीं है। हम खुद को बदल सकते हैं
और उस बदलाव से समाज को बदल सकते हैं। बहुत खूब कहा आपने। लेकिन इस पूरी गहन चर्चा के अंत में मैं एक गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी जो स्रोत की बातों को एक कदम और आगे ले जाता है। वो क्या है? हम जेनरेशनल ट्रॉमा कहते हैं, तो क्या एक पूरे समाज द्वारा सामूहिक रूप से भावनिक बुद्धिमत्ता और माइंडफुलनेस का अभ्यास करना आने वाली पीढ़ियों के सामाजिक और जैविक आघात को हमेशा के लिए मिटा सकता है? ये वाकई में एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। क्या सामूहिक माइंडफुलनेस पीढ़ियों के दर्द को जड़ से खत्म कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी गूंजता रहेगा। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। इस जानकारी और इन सवालों को अपने भीतर उतरने दें, और अगली बार जब गुस्सा आए या कोई भावना हावी होने लगे तो एक पल रुककर अपने अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच के उस छोटे से फासले को जरूर महसूस कीजिएगा। धन्यवाद।